प्रत्येक हेलो फेसबुक के साहित्य सम्मेलन के अंतर्गत हम प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि को आमंत्रित करते हैं और उस पर अध्यक्षीय टिप्पणी सुनते हैं और अध्यक्ष महोदय भी अपने एक दो रचनाओं का पाठ करते हैं। मुख्य अतिथि को 10 मिनट का समय दिया जाता है जिसमें वो अपनी रचनाओं का पाठ कर सके। उस पर हम लोग एक दृष्टिकोण बनाते हैं, अपनी सुझाव देते हैं, परामर्श देते हैं और उसके बाद दूसरा सत्र जब हमारा आरंभ होता है तो पहले जुड़े हुए 10 रचनाकारों को हम क्रमबद्ध तरीके से एक-एक रचनाओं के लिए आमंत्रित करते हैं। यह हमारा कार्यक्रम होता है प्रत्येक विधाओं पर हर सप्ताह अलग-अलग। पुनः मैं आपको याद दिला दूं कि हम प्रत्येक महीना के प्रथम सप्ताह में चित्रकला और कला संस्कृति को लेकर हम कार्यक्रम करते हैं, पाठशाला चलाते हैं और उस पर ऑनलाइन करते हैं गूगल मीट से। दूसरा सप्ताह होता है वो हमारा बाल कहानी या कहानी पर केंद्रित होता है। तीसरा सप्ताह लघु कथा पर केंद्रित होता है और हमारा चौथा सप्ताह जो कल से आरंभ होगा वह कविताओं पर केंद्रित होता है। कविता में गीत, गजल कविता, मुक्तक कविता सारे कुछ आते हैं। तो इसी के से संदर्भित आप अपनी रचनाओं को हमारे अवसर साहित्य पाठशाला में भेज सकते हैं। मैं देखता हूँ कि उसमें दूसरी विधाओं के भी लोग रचनाएं भेजने लगते हैं, तो इस चीज़ को याद रखें और हमारे इस अवसर साहित्य यात्रा के पटल को अनुशासित ढंग से आगे बढ़ाएं ताकि सभी को एक साथ लाभ मिल सके। इस बार बहुत प्रसन्नता की बात है कि लघु कथा का जो पाठशाला चला या लघु कथा सप्ताह चला, यह पूरा सप्ताह बहुत ही अच्छा रहा। ढेर सारे रचनाकार देश भर के नए पुराने रचनाकारों की उपस्थिति दर्ज होती रही और उस पर एक दूसरे को लोग सुझाव दिए, परामर्श दिए। पाठशाला का यही तो काम होता है कि हम एक दूसरे को कुछ समझाए, सिखलाए या हम आंक सके कि हमारी रचनाएं कैसी हैं। तो ये तो हमारी एक भूमिका हुई। अब हम आरंभ करते हैं आज का हेलो फेसबुक के लघु कथा सम्मेलन, जिस हमारे देश भर के नए पुराने रचनाकार लघु कथाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं आपको बतला दूं कि मेरा यह खुला मंच है। हम नए पुराने सभी रचनाकारों को खुले रूप से आमंत्रित करते हैं मुख्य अतिथि के लिए, अध्यक्षता के लिए। हमारा कोई अलग से कोई पैमाना नहीं होता है, बस इतना होता है कि उस विधा का जानकार हो जिस विधा में वे आना चाहते हैं। लेकिन अफसोस है कि बहुत लोग उत्साह नहीं दिखला पाते हैं, मुख्य अतिथि और अध्यक्ष के रूप में आने में घबराते हैं। इसी घबराहट को दूर करने के लिए हम लगातार ऑनलाइन कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारी जो प्रभारी है ऋचा वर्मा जी या डॉक्टर अनुज प्रभात, इनका अप्रतिम सहयोग मिलता है। ये इन रचनाओं को चुनकर फिर तर्पण अखबार या राइजिंग बिहार के अखबार में प्रकाशन के लिए वे संशोधित करते हैं। उनका सहयोग अमूल्य, बहुमूल्य है। तो दोस्तों, प्रथम आज जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो भोपाल की कल्पना भट्ट वरिष्ठ लेखिका हैं और उन्होंने लघु कथाएं कम लिखा है लेकिन अच्छी लघु कथाओं का उन्होंने सृजन किया है। यह मैं मानता हूं कि किसी भी रचनाकार के लिए क्वांटिटी नहीं क्वालिटी का महत्व होता है। यानी वो कितनी अधिक संख्या में वो लिखे हैं इसका महत्व उतना नहीं है जितना कि कितना बेहतर वो लिख रहे हैं। बहुत सारे रचनाकार 200-400 लघु कथाएं लिख दी हैं, उनकी 50 लघु कथाएं भी शायद अच्छी ना निकले। बहुत से रचनाकार ऐसे हैं जो गिने चुने 10-15-25 लघु कथाएं लिखे हैं, उसमें अधिकांश लघु कथाएं पठनीय होती है। तो कल्पना भट्ट जी वैसे रचनाकारों में आती हैं जो लघु कथा लिखने के लिए जबरन लघु कथा नहीं लिखती हैं कि विषय आधारित तो चित्र आधारित, प्रतियोगिता आधारित लगातार लघु कथाएं लिख रहे हैं। 200-400 लघु कथाएं लिख लिए, वो चुन कर लघु कथाएं लिखती है, बेहतर लघु कथाएं लिखती है। उनका हम संक्षिप्त परिचय फिर देंगे। हमारे आज के जो हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं वो हमारे मंच से जुड़े हुए भी हैं और लघु कथा के साथ साथ कविता के भी अप्रतिम हस्ताक्षर हैं। विजयानंद विजय जी हमारे मंच पर उपस्थित है, उनका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। और अब मैं चाहूंगा कि सारे लोग जितने रचनाकार जुड़े हुए हैं वो अपने अपने माइक को म्यूट कर लेंगे ताकि हम आपका यह जो कार्यक्रम है यह फेसबुक पर भी लाइव हो रहा है, मैं बतला दूं। और यह जो कार्यक्रम होगा यह यूट्यूब पर भी जाएगा, इसलिए आप ये मान के चले कि आपकी रचनाएं देश भर के रचनाकार लोग देखेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे। दोस्तों,
हमारे जो आज के अध्यक्षता कर रहे हैं विजयानंद विजय जी, इनका जन्म तिथि है 1 जनवरी 1966। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। इन्होंने प्राणी विज्ञान हिंदी शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर किया है। अध्यापन राजकीय सेवा बिहार सरकार से संबंध है, अभी भी वे कार्य कर रहे हैं। और इनकी लेखन विधा है लघु कथा, कहानी, कविता, व्यंग। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय तमाम पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं निरंतर प्रकाशित हो रही है। कई साझा संकलन में इनकी लघु कथाएं, कहानी, कविता, व्यंग प्रकाशित हुए हैं। और विभिन्न संस्थाओं, पत्रिकाओं व साहित्यिक समूहों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लघु कथाएं, कहानियां, कविताएं, व्यंग रचनाएं पुरस्कृत और सम्मानित भी हुई है। यहाँ तक कि ये देवभूमि समाचार के अतिथि संपादक रहे हैं। राइजिंग बिहार और तर्पण, जिसका मैं साहित्य संपादक हूँ, इनमें भी इनका सह संपादक के रूप में सहयोग मिलता रहा है। ये कई बाल मन की श्रेष्ठ कहानियाँ जो डायमंड बुक्स से प्रकाशित हुई है, इस भारत कथामाला योजना के अंतर्गत 2021 में यह इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक संपादित होकर आई है। इस तरह संवेदनाओं के स्वर कविता लघु कथा संग्रह भी इनकी प्रकाशित हो चुकी है, जिसे किस्सा कोलाकृति सम्मान भी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तमाम साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। निर्मला कर्ण जी अभी जुड़ी है, सक्रिय रहे हैं। और ये संप्रति उप प्राचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजगीर नालंदा बिहार में अभी फिलहाल वे कार्यरत हैं। इस प्रकार हम ऐसे प्रतिभावान साहित्यकार का अध्यक्ष के रूप में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं। दोस्तों, प्रत्येक कार्यक्रम में हम 2 साहित्यकारों को इसलिए उनके व्यक्तित्व कृतित्व को रेखांकित करते हैं ताकि उस पर फोकस हो सके, उसके बारे में विशेष रूप से जान सके, और जो नए रचनाकार हैं वे उसके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा ले सके। बाकी तो रचनाकार लोग अपनी रचनाओं का पाठ करते ही हैं। अब आप सभी लोग आमंत्रित हैं बारी बारी से। कल्पना भट्ट जी हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। इनका जन्म तिथि 8 जनवरी 1966। बहुत सारे लोग, लेखिका लोग खासकर जन्म तिथि बतलाने से बड़ा कतराते हैं। मुझे खुशी है कि कम से कम कल्पना भट्ट जी इससे अलग है और उन्होंने अपना जन्म तिथि बतलाया है। और ये BCom MA अंग्रेजी किया है, BEd LLB किया है। इनकी लघु कथा संवाद साक्षात्कार पुस्तक और किरचे की विच्छी वक्त ने उलीची लघु कथा संग्रह के लघु कथाकार कल्पना भट्ट विभा रानी श्रीवास्तव के कई साझा संकलन में इनकी लघु कथाएं प्रकाशित हुई है। खासकर पड़ाव और पड़ताल जो 29 खंड में प्रकाशित हुई, उसमें 11 लघु कथाएं भी इनकी प्रकाशित हुई है। इसके अलावा आंग्ला भाषा में इनकी 35 रचनाकारों की लघु कथा के साथ इनकी लघु कथाएं अनुदित हुई है। द शॉ पार्ट 2 आंग्ला भाषा में अनुदित हुई है इनकी रचनाएं, यानी कि इनकी लघु कथाओं को विभिन्न भाषाओं में भी अनुवादित की गई है। और देश के ख्यातनाम पत्रिकाओं जैसे लघु कथा कलश, संरचना, दृष्टि, लघुकथा.com वेबसाइट समेत तमाम पत्रिकाओं में इनकी लघु कथाएं तो निरंतर प्रकाशित होती ही रही है। अखिल भारतीय प्रगतिशील लघु कथा मंच के द्वारा इन्हें लघु कथा वरिष्ठ सम्मान भी प्राप्त हुआ है। और इसे साथ ही साथ लगभग 1 दर्जन से अधिक संस्थाओं द्वारा इन्हें लघु कथा सम्मान प्राप्त हुआ है। ये अभी सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं, भोपाल की रहने वाली है। तो हम कल्पना भट्ट जी को भी हार्दिक स्वागत करते हैं ऐसे प्रतिभावान साहित्यकार को अपने मंच पर पाकर। चूँकि क्या कार्यक्रम 1 घंटे का है, हम बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहेंगे, सीधे मुख्य अतिथि की ओर जाएंगे। लेकिन हमारी यह परंपरा अभी तक चल रहा है, जगते हैं कदम चलाते हैं। हालांकि मेरी आंखों में भी परेशानी होने लगी है और मैं लिखने पढ़ने में थोड़ा सा कम न चाहते हुए भी लिखना पढ़ना पड़ रहा है। और पुस्तकें पर थोड़ा कम कर दिया पढ़ने। इसके बावजूद मुझे आज के मुख्य अतिथि की जो लोक कथाएँ प्राप्त हुई है, उसमें उसको पढ़ने के बाद हमने छोटी सी जो डायरी लिखा है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मात्र 5-10 मिनट समय लूँगा, आप ध्यान देंगे। उसके बाद कल्पना भट्ट जी अपनी लघु कथाओं का पाठ करेंगे। दोस्तों, एक नई दृष्टि प्रदान करती है कल्पना भट्ट की समकालीन लघु कथाएं। आज लघु कथा में नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। समकालीन लघु कथा के लिए यह बेहतर स्थिति है क्योंकि
नए नए प्रयोग ही किसी भी विधा को रचनात्मक दृष्टि से जीवंत और बहुपयोगी बनाता है। इस मायने से हम कह सकते हैं कि वरिष्ठ लेखिका कल्पना भट्ट अपनी परंपरा से थोड़ी हटकर लघु कथा का सृजन कर रही है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि नित्य नए प्रयोगों के भी अपने खतरे होते हैं। मुझे लगता है इस खतरे से कल्पना भट्ट वाकिफ है, तभी उनकी लघु कथाएं काल दोष होने और अधिक विस्तार होने से बच जाती हैं। एक बात और है, किसी भी साहित्यकार की प्रतिष्ठा उसकी रचनात्मक सृजन की संख्या से नहीं बल्कि उस रचना की क्वालिटी से होती है, श्रेष्ठता से होती है। इस मायने से हम कह सकते हैं कि कल्पना भट्ट के पास भले लघु कथाओं की भीड़ नहीं हो, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उनमें से सब के सब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनमें से अधिकांश लघु कथाएं अपने मानक पर खड़ी उतरती है और हिंदी की प्रतिनिधि लघु कथाओं की श्रेणी में खड़ी की जा सकती है। अपनी इस डायरी को लिखने के लिए हमने उनकी कुछ लघु कथाओं को पढ़ा है और मैं उन्हीं लघु कथाओं पर कुछ चर्चा करना चाहूँगा। कल्पना भट्ट की एक लघु कथा है कठपुतली। कठपुतली लघु कथा में नारी मन की व्यथा स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है, वह भी मनोवैज्ञानिक ढंग से, जब इस रचना की पात्र का अचेतन मन चेतन मन पर हावी होने की कोशिश करता है, किंतु यहाँ पर भी वह कठपुतली की तरह असमर्थ दिखलाई देता है। हालांकि इस लघु कथा का अंत अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह पाने में थोड़ा असमर्थ है। साथ ही साथ पूरी रचना का कथ लघु कथा का कम लघु कहानी का अधिक लगता है। मुझे लगता है किसी भी लघु कथा में अनेक घटनाएं एक साथ नहीं आनी चाहिए। इस लघु कथा के बीच में इस प्रकार कई घटनाएं एक साथ तेजी से घटती हुई हमारे सामने आती है। आप भी देखिए, मैं अभी बहुत छोटी हूँ, अभी मेरी शादी मत कराओ। वह कठपुतली नचाते हुए गुहार लगा रही थी। इस बार नेपथ्य से एक पुरुष का प्रेम भरा स्वर आया, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ और मेरा अच्छा खासा व्यापार है, मैं शादी के बाद तुझे खूब पढ़ने की इजाज़त दूंगा, खूब पढ़ना। इतना सुनते ही कठपुतली हर्ष से नाचने लगी। उसके मुख से हर्ष और आह्लाद के स्वर निकल रहे थे। नाचते नाचते वह ऊपर उठी और नेपथ्य में चली गई। इस बार वह नाचते हुए मंच पर आई तो उसके पहनावे पर लिखा था पढ़ी लिखी घरेलू स्त्री, और वह नाचते गाते घर के कार्य कर रही थी। कुछ समय तक वह कठपुतली मंच पर आती रही और अलग अलग तरीके से नाच दिखाकर नेपथ्य में जाती रही, लेकिन यह क्या, इस बार वह कठपुतली मंच पर आई तो उसे शरीर पर विधवा का सफ़ेद लिबास था। वह जमीन पर सिर पर पटक पटक कर रो रही थी। नेपथ्य से भी रुदन के स्वर आ रहे थे। कुछ समय तक वह विलाप करती रही, लेकिन तभी नेपथ्य से एक नारी का स्वर उभरा, खुद को संभाल पगली, अब सब कुछ तुझे ही देखना है और करना है। एक पढ़ी लिखी स्त्री है, तू स्वयं सिद्धा है, तुझे इस भंवर से निकलना है। मुझे लगता है इसका अंत और प्रभावकारी बनाया जा सकता है। वरिष्ठ लेखिका कल्पना भट्ट की एक लघु कथा श्रोता। आज के साहित्यिक आयोजन में श्रोता ढूंढने पर भी नहीं मिलते। ऐसे में कोई एक श्रोता का मिल जाना आश्चर्यचकित कर देता है। मछली के माध्यम से मानवेतर लघु कथा की श्रेणी में लेखिका कल्पना भट्ट की यह एक बेहतरीन रचना है। उस छोटी मछली ने उत्तर दिया, उस उथले तालाब में विचरण करना भी मुश्किल हो जाता है, जब भी समय मिलता है आ ही जाती हूँ। आप सभी के मीठे गीत सुनने का अवसर मिल जाता है। ओह, तो आज भी श्रोता बनकर ही आई हो। बड़ी मछली ने गला फड़फड़ाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन आज का श्रोता मिलते कहाँ है। गीत गोष्ठी में हर मछली को सुनाने की ही लालसा होती है। इस लघु कथा में यह संवाद मुझे ज़्यादा बेहतर लगा, जो आज के साहित्यिक परिवेश को जीवंत रूप से प्रस्तुत करती है। इंदु उपाध्याय। नदी, पुल और आदमी के माध्यम से कल्पना भट्ट ने नदी और पुल के संवाद को बहुत ही प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसे पढ़ते हुए रोचकता बनी रहती है। किसी भी रचना की यह खासियत होती है। मुझे लगता है मानवेतर लघु कथा लिखने में कल्पना भट्ट सिद्धस्त रचनाकार है। आज दिनों दिन आदमी की बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रभाव कितना कष्टदायक होता है, इस बात को नदी और पुल के माध्यम से जीवंत रूप से अभिव्यक्त किया गया है। नदी, पुल और मानव लघु कथा में हम पढ़ लिखकर भी वह कार्य नहीं करते जिसे हम पाठक पुस्तकों में पढ़ चुके होते हैं। हमारे ऊपर अपने संस्कार और अपने परिवार समाज का प्रभाव अधिक पड़ता है। गांधी जी ने क्या कहा, यह सिर्फ तोता रटंत हो सकता है, किंतु व्यक्ति करता वही है जो अपने माँ बाप या अपने मित्र मंडली से सीखता है। इस आशय को लेते हुए कल्पना भट्ट ने बेहद प्रभावपूर्ण लघु कथा लिखा है, दो राहा। क्योंकि व्यक्ति सुनता सब कुछ है, किंतु उसके सामने
जो दो रास्ते आते हैं उनमें से उसे सिर्फ एक रास्ता अपनाकर आगे बढ़ना होता है। मनोविज्ञान का अच्छा विश्लेषण हुआ है इस लघु कथा में। गांधी जी ने भले अहिंसा का पाठ पढ़ाया, किंतु जब समय बदल गया है तो हमें गांधी जी के विचारों को वर्तमान संदर्भ से देखना होगा। संभवतः लेखिका यही बात हमारे सामने कहना चाहती है अपनी इस लघु कथा के माध्यम से। तो कल्पना भट्ट के लेखन की यह विशेषता है कि बड़ी बड़ी बात भी वह बिल्कुल सहजता और प्रभावकारी ढंग से कह जाती है। इसके लिए विशेष भूमिका, व्याख्या या विश्लेषण करने की कतई जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि संवाद के माध्यम से ही वह सब कुछ कह जाती है। समकालीन लोक कथा की यह सबसे बड़ी विशेषता है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि एक नई दृष्टि प्रदान करती है कल्पना भट्ट की समकालीन लघु कथाएं। दोस्तों, थोड़ा सा विस्तार होगी, क्षमा चाहेंगे। इनकी लोक कथा में कुछ इतना कहना मुझे बड़ा जरूरी लग रहा था। हालांकि हमने दिन भर इसी में थोड़ा सा समय लगाया। अब मैं और अधिक समय ना लेते हुए मैं सीधे सीधे मुख्य अतिथि की ओर बढ़ता हूँ। आज की जो हमारे मुख्य अतिथि कल्पना भट्ट जी, और हमने जो बात कहे है, जो बात अभी हमने आपके सामने रखा है, वह कितना सही है कितना गलत, सबके अपने अपने विचार होते हैं। यह तो उनकी लोक कथाओं को सुनकर आप भी महसूस कर सकते हैं। तो मैं कल्पना भट्ट जी को सादर आमंत्रित करता हूं उनकी 3 लघु कथाओं के साथ। कल्पना भट्ट जी, आप आमंत्रित हैं। स्वागत है। नमस्कार सभी को। मेरी पहली लघु कथा में पढ़ रही हूँ श्रोता। बड़ा अजीब तालाब था वो। कुछ एक छोटी मछलियों को छोड़कर उस तालाब की सभी मछलियां खुद के लिखे गीत गाती थीं। हालांकि बड़ी मछलियों को चुप रहने वाली मछलियां पसंद नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन गीत गोष्ठी के समय एक बड़ी मछली ने चुप रहने वाली छोटी मछली को देखा और उसके पास जाकर कहा, कम आती हो, लेकिन तुम्हें यहाँ गोष्ठी में देखकर अच्छा लगता है। उस छोटी मछली ने उत्तर दिया, इस उथले तालाब में विचरण करना भी मुश्किल हो जाता है। जब भी समय मिलता है आ ही जाती हूँ। आप सभी के मीठे गीत सुनने का अवसर मिल जाता है। ओह, तो आज भी श्रोता बनकर आई हो? बड़ी मछली ने गलफड़ फड़ाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन आजकल श्रोता मिलते कहाँ हैं? गीत गोष्ठी में हर मछली को सुनने की ही लालसा होती है। गीत गोष्ठी में हर मछली को सुनाने की ही लालसा होती है। बड़ी मछली ने व्यंग से हंसते हुए साथ तैर रही दूसरी मछली से कहा, सही कहा है इसने, हमें तो आभारी होना चाहिए। क्यों ना एक अच्छा सा प्लवक इन मूक मछलियों के लिए भी इनाम के तौर पर रख दिया जाए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि दूसरी मछलियां सिर्फ खुद की वाहवाही हो इसलिए आपके गीतों को बिना सुने समझे ही वाह वाह कर देती हैं, और इस तालाब से बाहर के इंसान और जानवर तो आपको सुनने आएंगे नहीं। छोटी मछली ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे सुनो रे, कहकर वह बड़ी मछली अगले ही क्षण तेजी से तैरकर किसी और मछली को पुकारती हुई चली गई। अब दूसरी लघु कथा में पढ़ रही हूँ कठपुतली। कठपुतली। मीना ने व्यंग और पीड़ा मिश्रित स्वर में कहा और मेज पर रखे और निजी सचिव के मोबाइल में चल रहे वीडियो को देखने लगी। स्क्रीन में मंच पर कठपुतली का तमाशा चल रहा था। एक छोटी बच्ची सी कठपुतली मंच पर आई और नाचते हुए कहने लगी, बापू, मैं आगे पढ़ूंगी और उसके बाद नौकरी भी करूंगी। नेपथ्य से पुरुष की भारी आवाज आई, अरे छोरी, पढ़ लिख के क्या करेगी? आखिर तो तुझे चौका चूल्हा ही देखना है। हमारे घरों की लड़कियां इतना ना पढ़ती, तूने तो फिर भी 10 पास कर लिया है। अब अपनी माँ के कामों में हाथ बटा। थोड़ी देर में वह कठपुतली फिर मंच पर अवतरित हुई, जब अब वह एक हाथ में बेलन और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए नाच रही थी। मैं अभी बहुत छोटी हूँ, अभी मेरी शादी मत कराओ, ये वह कठपुतली नाचते हुए गुहार लगा रही थी। इस बार नेपथ्य से एक पुरुष का प्रेम भरा स्वर आया,
मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ और मेरा अच्छा खासा व्यापार है। मैं शादी के बाद तुझे खूब पढ़ने की इजाजत दूंगा, खूब पढ़ना। इतना सुनते ही कठपुतली हर्ष से नाचने लगी। उसके मुख से हर्ष और आह्लाद के स्वर निकल रहे थे। नाचते नाचते वह ऊपर उठी और नेपथ्य में चली गई। इस बार वह नाचते हुए मंच पर आई तो उसके पहनावे पर लिखा था, पढ़ी लिखी घरेलू स्त्री, और वह नाचते गाते घर के कार्य कर रही थी। कुछ समय तक वह कठपुतली मंच पर आती रही और अलग अलग तरीके से नाच दिखाकर नेपथ्य में जाती रही। लेकिन ये क्या, इस बार वह कठपुतली मंच पर आई तो उसके शरीर पर विधवा का सफेद लिबास था। वह जमीन पर सिर पटक पटक कर रो रही थी। नेपथ्य से भी रुदन का स्वर आ रहा था। कुछ समय तक वह विलाप करती रही, लेकिन तभी नेपथ्य से एक नारी स्वर उभरा, खुद को संभाल पगली, अब सब कुछ तुझे ही देखना है और करना है। तू एक पढ़ी लिखी स्त्री है, तू स्वयं सिद्धा है, तुझे इस भंवर से निकलना है। कठपुतली ने नेपथ्य में जाते ही खेल समाप्त हो गया। मैम, आपने जो स्क्रिप्ट लिख कर दी थी, क्या उसके अनुसार ये फिल्म सही बनी है? निजी सचिव पूछ रहा था। हाँ, बिल्कुल सही बनी है, मीना ने कहा और सोफे से उठकर अपने पति की कुर्सी पर बैठ गई। ये थी मेरी दूसरी लघु कथा। सर, मुझे 3 पढ़नी है ना? जी जी, 3। अब तीसरी लघु कथा मैं पढ़ रही हूँ, नदी, पुल और आदमी। नीचे बहती नदी और ऊपर उसके दोनों किनारों को जोड़ता हुआ पुल। पुल पर से रात और दिन धड़धड़ाते हुए गुजरते तरह तरह के वाहनों को देखकर एक दिन नदी पूछी बैठी, दिन भर तुम पर इतना वजन लदा रहता है, तुम्हें परेशानी नहीं होती? पागल हो तुम, यह भी कोई बात हुई? मुझ पर से वाहन नहीं गुजरेंगे तो लोग तुम्हें पार कैसे करेंगे? मेरा तो निर्माण ही इसीलिए हुआ है बहन, पुल ने सहजता से कहा। पुल की इस बात पर नदी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी से खिन्न पुल ने कहा, इसमें हंसने की क्या बात है बहन, तुम वर्षों से बहती आ रही हो, यहाँ पर तुम्हारा पाठ विशाल है और प्रवाह अति तीव्र। और हाँ, जब तुम हंसती हो तो मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। डर? और मुझसे? लेकिन क्यों? बरसात में जब तुम अपना पाठ फैलाकर विकराल रूप धारण करती हो तो मुझे लगता है कि न जाने कब तुम मुझे अपने में समाकर बहा ले जाओ। पुल की आवाज में आशंका थी। डरो मत, ऐसा नहीं होगा, लेकिन जितनी संख्या में और जिस गति में गाड़ियां तुम पर से गुजरती हैं, मुझे तो उससे भय लगता है कि कहीं तुम मुझ पर ही न गिर पड़ो। भीड़ कितनी बढ़ गई है, तुम कब तक सहन करोगे? कभी ऐसा होगा तो गाड़ियों के साथ ही न जाने कितने आदमी मुझ में समाकर अपनी ही लीला समाप्त कर जाएंगे। नदी ने आशंका प्रकट की। धड़धड़ा कर गुजरते एक ट्रक से पुल सचमुच ही कांप उठा। बहन, यदि कभी ऐसा हुआ तो इसमें दोष तो मानव का होगा, मगर कसूरवार मैं ठहरा जाऊंगा। मैं कमजोर नहीं हूँ, मगर मेरी भी सहने की एक सीमा है। मानव का लालच बढ़ता ही जा रहा है और उसी लालच के वशीभूत वह तेज गति से दौड़ता जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि वह कुछ पल के लिए अपनी अंधी दौड़ को छोड़कर मेरे किनारों पर बैठकर मेरे शीतल जल से अपनी आंखों पर छींटे मारे। नदी ने अपनी इच्छा व्यक्त की। मैं भी चाहता हूँ बहन, मनुष्य कुछ देर के लिए अपनी रफ्तार भूलकर मुझ पर खड़ा हो जाए और तुझे और नीले आसमान को निहारने का आनंद ले। नदी की इच्छा सुनकर पुल ने भी अपने मन की बात कह दी। इन दोनों ने एक दूसरे की इच्छा पूरी होने के लिए आमीन तो कहा, लेकिन पुल पर तेज गति से दौड़ते वाहनों के शोर ने उसे किसी ने ना सुना। ये थी मेरी 3 लघु कथाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना भट्ट जी, आपकी 3 लघु कथाएं पढ़ी गई और हमने तो अपनी प्रतिक्रिया दे ही दिया है। जी अब हम सीधे सीधे
अध्यक्ष उद्बोधन की ओर बढ़ता हूँ कि आज ये हमारे विजयानंद विजय जी जो खुद भी बेहतरीन लोक कथा लिखते रहे हैं, तो मैं उनसे चाहूँगा कि इस पर संक्षिप्त अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी देने का कष्ट करें। विजयानंद विजय जी। आप माइक को म्यूट कीजिए। विजयानंद विजय जी आपके, हाँ जी ठीक जी, ठीक। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। कल्पना भट्ट जी की रचनाएं और लोक कथाएं बहुत सारे संकलनों में मैंने पढ़ी हैं। अच्छा लिखती हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उनके साथ कई संकलनों में शामिल रहा हूँ। इसकी इनकी लोक कथाओं की समीक्षा एक तरह से आपने कर ही दी है सिद्धेश्वर भाई, तो मुझे कुछ विशेष नहीं, मैं समीक्षा आपको अध्यक्ष टिप्पणी देनी आपके अपने कुछ करने विचार की हैं। जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छा लिखती हैं, अच्छी लोक कथाएं हैं, प्रभावशाली हैं। दोनों तीनों लोक कथाएं अपने अपने समय के लिए अपने अपने समय के साथ चल रही हैं, प्रभावशाली रचनाएं हैं और इसी तरह की रचनाएं ये लगातार लिखती रहें, हमारे बीच आती रहें। और मैं चाहूंगा कि ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। बहुत सारे रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं यहाँ प्रस्तुत की जाए। जी धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। आपने तो हमारी समीक्षा को ही आप अपनी अध्यक्ष उद्बोधन बना के प्रस्तुत किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और शायद आपको कुछ उसमें और विशेष कहना नहीं था। चलिए मैं अब चाहता हूँ कि प्रथम सत्र के समापन होते होते आप अपनी 2 लघु कथाओं का पाठ करेंगे, जैसी परंपरा मैं चला रहा हूँ, और उन लघु कथाओं पर कल्पना भट्ट जी अपनी संक्षिप्त प्रतिक्रिया देंगी। विजयानंद विजय जी। मैं एक लघु कथा पढ़ना चाहूंगा। स्वागत है। दो जी, एक मैं पढ़ना चाहूंगा। स्वागत है। लघु कथा है, इसका शीर्षक है संकट। बड़े ऊंचे आसन पर बैठी हो, आज तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? ऊंचे तने पर बैठी पूसी ने टॉमी से पूछा। पूसी बिल्ली है, क्यों डर लगेगा भला? पूसी ने पूरी हिम्मत से जवाब दिया। टॉमी कुछ सोचने लगा। टॉमी कुत्ते का नाम है। टॉमी कुछ सोचने लगा, फिर पूछा, तुम इस जंगल में अकेली कैसे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? वह अपने भाई भतीजों से मिलने गई है। बहुत दिनों से कह रही थी कि चलो उनसे मिलकर आते हैं। जंगल कट रहे हैं ना, पता नहीं फिर शायद मिले न मिले। उसी ने टॉमी की आंखों में आंखें डालते हुए अपने मन की बात बताई। उसकी आंखों में आंसू थे। अपनी आंखें मीचते हुए टॉमी ने चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया ताकि उसकी आंखों का गीलापन पूसी देख न पाए। आज तो तुम भी बड़े शांत हो। पहले तो हमें देखते ही पकड़ने को दौड़ पड़ते थे, आज इतने संजीदा क्यों हो? क्या बात है भाई? पूसी ने पूछा। नहीं, वो बात यह है कि मैं सोच रहा था कि क्यों, कब तक और किस लिए एक दूसरे पर हमला कर हम अपना ही वजूद खतरे में डालते रहेंगे। इन मनुष्यों को तो तुम देख ही रही हो कि कैसे वे मानसिक, शारीरिक और वाचिक हिंसा पर उतारू हैं और अपनी ही पहचान मिटाने पर तुले हुए हैं। टॉमी ने अपनी चिंता जताई। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। उसी ने भी उसकी बातों से सहमति जताते हुए पूछा, तब क्या किया जाए? यह संकट तो हम पर भी भारी पड़ने वाला है। टॉमी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, देखो, मैं चाहता तो बड़ी आसानी से तुम्हें अपना ग्रास बना सकता था, मगर नहीं। आखिर तुम भी तो इसी खाद्य श्रृंखला का हिस्सा हो। तुम्हारी प्रजाति का अस्तित्व बचाने के लिए जरूरी है कि मैं अपनी नियत बदलूं। टॉमी ने पूसी को समझाने का प्रयास किया। पूसी को टॉमी की बात कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। तभी उसे मनुष्य की याद आई, लेकिन मनुष्य तो पूसी चिंतित हो गई। मनुष्य? वे तो इस धरती के सबसे बेवकूफ जीव हैं। टॉमी ने दांत पीसते हुए कहा। पता नहीं अब आगे क्या होगा हमारा तुम्हारा, इस प्रकृति का और इस सृष्टि का। आसन्न संकट की कल्पना से अचानक दोनों शांत हो गए। वीराना अब उन्हें बुरी तरह डराने लगा था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजयानंद विजय जी। आप ही मानवेतर लोक कथा पढ़ने का प्रयास किए हैं, आपको हम धन्यवाद देते हैं। और मैं चाहूँगा कि कल्पना भट्ट जी इस पर संक्षिप्त विचार अपने प्रस्तुत करें।
नमस्कार अध्यक्ष महोदय। आपकी लघु कथा मुझे पसंद आई। ये मेरे ख्याल से मैंने पहले पढ़ी थी, ऐसा मुझे लग रहा है। कहीं हाँ, ये आपकी ये लघु कथा पुस्तक मैंने स्थिति पढ़ी है। में प्रकाशित हुई इसका थी। विषय जी। हाँ, शायद सूप के लिए आई थी मेरे पास, मुझे लग रहा है। अच्छा, सूप का जब अच्छा, मैं अच्छा। अनुवाद करने थी उस वक्त ये शायद मेरे पास आई थी, मुझे ऐसा ध्यान पड़ रहा है। हो सकता है मेरी गलत मुझे नहीं, वो सही हो। बात। इसका विषय बहुत अच्छा है। इसका विषय अच्छा है। आपने जो संदेश दिया है वो भी बहुत सुंदर है। कहीं पर मुझे लग रहा है थोड़े से अगर संवादों को थोड़ा कम कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा संवाद हैं उसमें। थोड़ा सा उसकी रोचकता कहीं कहीं हो रही है। बाकी अपने तो विषय भी बहुत अच्छा है और संदेश भी बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना भट्ट जी, आपने सुझाव दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही होना चाहिए लघु कथा सम्मेलन या पाठशाला में, कि आप जो महसूस करते हैं उस चीज़ को निष्पक्ष ढंग से हम अपने सामने रख सकें, ताकि हम रचना बेहतर से बेहतर होती ही चली जाती है और हम और बेहतर कर सकें। तो इस क्रम को हम आगे यहीं पर प्रथम सत्र को समाप्त करते हुए, मैं तो चाहूँगा कि कल्पना जी आप भी कोई जोड़ी नहीं के अध्यक्ष जी ही अपनी टिप्पणी दे। एक एक लाइन में आप लोग भी जो भी लोग कथाएं पढ़ी जाएगी एक एक मिनट में आप दे सकते हैं, क्योंकि हमको बहुत जल्दी समय के अंदर समाप्त करना चाहेंगे। और जब अध्यक्ष अनुमति दे देंगे हम कार्यक्रम समापन की ओर ले जाएंगे। हमारे मंच पर तो आज जुड़ गए हैं लगभग 14-15 लोक कथाकार, लेकिन हम इतने शामिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी एक व्यवस्था ये हो गई है कि जो आरंभ में जुड़ते हैं 10 रचनाकार, हम पहले ही घोषित करते हैं कि उनको हम प्राथमिकता देंगे। इस क्रम में आज इस दूसरे सत्र के पहले लोक कथाकार आएंगे, जो आज सबसे पहले जुड़ी थी, रेणु गुप्ता जी। तो रेणु गुप्ता जी को हम आमंत्रित करते हैं। आप कहाँ से आई हैं कि यह बतलाते, कोई भी रचनाकार सिर्फ अपना नाम बतलाएंगे और कहाँ से आए हैं, उसके बाद शीर्षक और अपनी एक छोटी सी लघु कथा का पाठ करेंगे। रेणु गुप्ता जी। और लघु कथा पढ़ के यदि कोई एक लाइन में टिप्पणी देना चाहें हमारे अध्यक्ष महोदय या मुख्य अतिथि, तो जरूर देंगे, सुझाव के रूप में भी या प्रशंसा के रूप में भी। रेणु गुप्ता जी। जी धन्यवाद सर। मैं जयपुर से रेणु गुप्ता। मेरी लघु कथा का शीर्षक है ट्रैक रिकॉर्ड। थानेदार देवेन अपनी ड्यूटी के लिए निकल ही रहा था, तभी पीछे से नव विवाहिता पत्नी ने कहा, देवेन, आज मेरे भाई का जन्मदिन है, शाम को 1000 रुपए दे दीजिएगा प्लीज, मुझे उसके लिए उपहार खरीदना है। सुनकर तनाव के अतिरेक से उसकी पेशानी तन गई। माह का आखिरी दिन था। जेब में मात्र 500 का एक पत्ता बचा था। किसी से उधार भी नहीं ले सकता था। अभी परसों ही तो इस शहर में नया नया आया था। गलती से अपना एटीएम कार्ड भी पुराने ऑफिस छोड़ आया था। बैंक भी बंद थे ये 2 दिन। शाम तक रुपयों का किसी तरह जुगाड़ करने की जुगत सोचते हुए वह चला जा रहा था, पर कोई राह नहीं सूझ रही थी। तभी सामने फुटपाथ पर बीचों बीच एक फल वाले का ठेला देखकर एक विचार उसके मन में कौंधा। पुलिस जैसे महकमे में अपने ईमानदार स्वभाव के चलते उसका अभी तक का 7 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग था, पर आज जरूरत ऐसी थी कि उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता था। तो वह तेज कदमों से उस निरीह से 1.5 पसली के फल वाले के पास जाकर गरजा, ये सारा रास्ता जाम कर अपना ठेला ऐसे क्यों खड़ा कर रखा है? चल, एक दिन हवालात में बंद रहेगा तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। वह उसे हड़काते हुए थाने की ओर ले चला, पर दूसरी ओर उसके जेहन में विचारों का चक्रवात उठ खड़ा हुआ। उसकी अंतरात्मा उसे कह रही थी, जो वह कर रहा है वह गलत है। कानों में रह रहकर उसकी माँ के शब्द गूंज रहे थे, बेटा, कुछ भी हो जाए सच्चाई का दामन कभी न छोड़ना। यूं ही घोर संशय की मनस्थिति में उसने उसे हवालात में बंद कर दिया। उधर वह ठेले वाला घिघियाता हुआ उससे गुहार कर रहा था, मालिक, ऐसी गलती और कभी नहीं होगी, मुझे छोड़ दीजिए। उसने अपनी अंटी से 2000 का एक नोट निकालकर चुपके से उसकी मुट्ठी में सरका दिया। अगले ही क्षण उसने उसे एक चेतावनी के साथ मुक्त कर दिया। तभी उसकी पत्नी का फोन आया, देवेन, दीदी आई थी, उनके साथ गिफ्ट खरीदकर मैं मम्मी के घर आ गई हूँ, आप यहीं आ जाइएगा। और तत्क्षण वह एक विश्वास लेते हुए तेज कदमों से थाने के बाहर निकल पड़ा, अपनी अंतरात्मा का बोझ कम करने।
धन्यवाद रेणु गुप्ता जी। लघु कथा ट्रैक रिकॉर्ड। इस पर कल्पना भट्ट जी क्या कहना चाहेंगे, बहुत संक्षिप्त में? आपकी आवाज नहीं आ रही है कल्पना जी, माइक म्यूट कीजिए। अच्छा, नहीं माइक म्यूट है सर। हाँ अच्छा बोलिए। तथ्य लिखा है आपने। आपको कहानीकार के रूप में मैं ज्यादा देखती हूँ तो मुझे वही लगता है, लेकिन आपने लघु कथा भी बहुत अच्छा लिखी है, सुंदर। विजयानंद विजय जी, आप अध्यक्ष हैं, टिप्पणी में क्या करना चाहिएगा? शुक्रिया कल्पना जी। जी, लघु कथा अपने सही ट्रैक पर चल रही है, और एक सच्चाई पर चलने वाला इंसान हालात के मारे कैसे उस रास्ते को छोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन फिर उसकी अंतरात्मा जागती है। तो ये संदेश इन्होंने दिया है फल वाले के माध्यम से, और बाकी सारी घटनाएं हैं, छोटे दृष्टांत को लेकर के इन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद रेणु गुप्ता जी। इसके बाद है अनीता पांडे जी। अनीता पांडे जी हैं क्या मंच पर? अनीता पांडे जी। जी सर, मैं उपस्थित हाँ, हूँ। आप अपना मैं कहाँ से हैं और नाम बताइएगा। जी, मैं अनीता पंडा बैंगलोर से जी स्वागत जुड़ी है, हुई हूँ। स्वागत। मेरी लघु कथा का शीर्षक है आवंटित। मंदिर से लौटते हुए बहुत दिनों बाद सुष्मिता को सामने देख कविता ने कहा, कैसी हो? तुम्हें स्वस्थ देखकर अच्छा लगा, पर तुमसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत? शिकायत यह है कि तुमने मुझे बताया नहीं। चौंकती हुई सुष्मिता ने उत्तर दिया, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अस्वस्थ थी? यह कोई अच्छा समाचार तो था नहीं जो सबको सूचित करती। सुष्मिता, तुम्हें क्या लगा कि तुम नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तुम्हारी अच्छी सहेली हूँ, पर इस बात का दुख है कि मैं तुम्हारी विश्वास पात्र नहीं हूँ। यह बात मुझे शीला से ज्ञात हुई। ओह अच्छा। हाँ, याद आया, मेरे एक रिश्तेदार के पिताजी को भी कैंसर हो गया था। लाख कोशिशों के बावजूद 3 साल तक ही जीवित रख पाए वे लोग। अपना ध्यान रखना। कविता की बात सुनकर सुष्मिता ने झनाक की ध्वनि सुनी और वह बुदबुदाई, रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए। धन्यवाद। धन्यवाद आपको अनीता पंडित जी। और इस पर हमारे अध्यक्ष महोदय क्या कहना चाहेंगे? लघु कथा अच्छी है, संवेदनाओं को छूती हुई लघु कथा है ये। मनुष्य जब दुख में होता है वो चाहता है कि अपना दुख वो किसी को बांटे। अक्सर वो कोशिश करता है कि उस पीड़ा को सह जाए, लेकिन जब उसे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी पीड़ा में सहभागी बन रहा है, तो उसे अपनी बात कह देता है निस्वार्थ भाव से। लेकिन उसी का जब दुरुपयोग लोग करते हैं तो मन बड़ा आहत होता है। तो इसी संवेदना को छूती हुई, इसी संवेदना को व्यक्त करती हुई लघु कथा है। अच्छी संवेदनशील लघु कथा है। बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद विजय जी। चूंकि समय कम है, लोक कथाकार अधिक है, इसलिए हम चाहें कि एक ही आदमी कोई भी टिप्पणी दे दोनों में से, तो ज़्यादा बेहतर होगा। यदि सुझाव देना चाहे तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके बाद आमंत्रित करना चाहूँगा निर्मल कुमार डे जी, जो हर कार्यक्रम में हमारे मंच पर उपस्थित हो रहे हैं और इधर लोक कथा भी लगातार लिख रहे हैं। उनकी लोक कथा की खासियत है कि बहुत छोटे आकार में वे अपनी लोक कथाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। निर्मल कुमार डे से निवेदन है कि अपनी एक लोक कथा का पाठ करें। सभी को नमस्कार। मेरी लघु कथा का शीर्षक है विकल्प। स्वागत है, पढ़िए। विजय जी आप म्यूट कर लीजिए माइक को, जब बोलिएगा तब खोलिएगा।
विजयानंद विजय जी। हाँ ठीक है, पढ़िए। लघु कथा विकल्प। अपने वार्ड से 3 उम्मीदवार खड़े हैं पंचायत समिति के सदस्य के लिए। पति ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, अच्छा तब तो मुकाबला भी शानदार होगा। पत्नी ने कहा, बिल्कुल, सभी कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित और समाज सेवी जो हैं। पति ने चुटकी लेते हुए कहा। पत्नी कुछ कहती इसके पहले ही 3 हैंडबिल उसके हाथों में देते हुए पति ने कहा, मिस्टर एक आदिवासी पहाड़िया औरत के साथ छेड़खानी करने के अपराध में जेल की हवा खा चुका है। मिस्टर बॉब निवर्तमान सदस्य हैं जो पिछले 5 सालों में लाखों कमाया है। जरूरतमंदों को सरकारी मदद दिलाने में, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने में बड़ी रकम कमीशन में खाया है। उसने भी अपने को ईमानदार घोषित किया है। और मिस्टर श की भी कहानी है। उसके चाचा की जन वितरण प्रणाली की दुकान है और उसकी ईमानदारी जगजाहिर है। 20 किलो की जगह 17 किलो अनाज देता है कमीना। पति ने गुस्सा जाहिर किया। तब जनता किसे वोट देगी? पत्नी ने पूछा। पति कुछ देर चुप्पी साधे रहा, फिर कहा, जनता के पास विकल्प कहाँ है? धन्यवाद। धन्यवाद विजयानंद विजय जी। माइक खोल कर बोलिए। धन्यवाद। आज हम उसी त्रासद दौर से गुजर रहे हैं जहां हमारे पास विकल्प नहीं है। सच्चाई और झूठ दोनों के बीच लड़ाई वस्तुतः होनी चाहिए, लेकिन अभी लड़ाई सच्चाई और झूठ की नहीं है। अभी लड़ाई कम झूठ और ज्यादा झूठ की है। सच्चाई तो कहीं विलुप्त हो चुकी है, तो कम बेईमान, ज्यादा बेईमान, कम झूठ, ज्यादा झूठ, इसी विकल्प में से हमें चुनना है। और ये एक इस वक्त का सबसे कड़वा सच है जिसे हम झेल भी रहे हैं और हमें रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा है। लेकिन रचनाकार के रूप में हमें इस पर काफी मेहनत करनी है कि विकल्प निकले, तभी समाज का भला होगा, राष्ट्र का भला होगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी लोगों कथा। धन्यवाद विजयानंद विजय जी, आपने बहुत बहुत बिल्कुल सही कहा कि आज की लड़ाई सच और झूठ की नहीं है। मैं इसमें एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आबासा जो पात्रों के नाम दिए हैं उसकी जगह पे कोई नाम होना चाहिए। आबासा वाली चीजें लगती है लघु कथाओं में। जी जी। हम साहित्यकार हैं, आबासा क्यों लिखते हैं? नहीं, देखिए इसमें इसके पीछे मेरा नाम दीजिए बेशक, वो और थोड़ी अच्छी ऑनलाइन में थोड़ी देर बात करते हैं। अगर नहीं, मैं उसका चेंज करूंगा। बहुत अच्छा। कल्पना भट्ट जी, आप बस इसी तरह बैठिए, जब थोड़ी सी डंडा चलानी हो ना तो आप आ जाइएगा। मेरे कहने का मतलब थोड़ा सुझाव देना हो तो उसको आप इस अर्थ में लीजिए ताकि रचना और बेहतर हो सके और रचनाकार कुछ सीख के जाए। हमारी गोष्ठी का यही महत्व होता है कि वो सुना देना ही पर्याप्त नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कल्पना जी। त्वरित समीक्षा देना बहुत कठिन काम है, फिर भी आप लोग सुनते हुए दे रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और अब हमारे मंच पर आज लगता है एक नए साहित्यकार जुड़े हैं, शेख शहजाद जी। तो आपसे निवेदन है, यदि आप लोक कथा लेके आए हैं तो अपनी एक लोक कथा का पाठ कर सकते हैं। आप कहाँ से जुड़े हैं बतला दीजिएगा। शेख शहजाद उस्मानी जी बहुत नए तो नहीं है, बहुत नहीं, मेरे मंच पर नए आए। मैं इनसे काफी अच्छी तरह परिचित हूँ। अच्छा। हमारी दिल्ली में मुलाकात हुई थी। चलिए, आपका स्वागत। आप मेरे मंच पर आए हैं, आपके मंच पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपसे यह भी निवेदन करते हैं आप इसी प्रकार अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहे हमारे मंच पर। आपका हार्दिक स्वागत है। जानकारियां देखी थी आपकी पोस्ट वगैरह, तो बड़ी जिज्ञासा थी कि देखें किस तरह का आयोजन होता है, तो इस दृष्टि से आज शामिल हुआ। मेरे पास अभी कोई लघु कथा नहीं है। मैंने वाकई संदेश में आपको सब कुछ बता दिया था कि मैं ऑनलाइन पर लिखित में कुछ नहीं है, इसलिए क्षमा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कविता लिखते हैं क्या? कविता भी
कोशिश करता रहता हूँ कभी चलिए, कभार। कल से कविता सप्ताह शुरू होगा, आप उसमें आइए, आपका स्वागत है, हमारे मंच पर जुड़िए और अगली बार हम आपकी रचनाएं जरूर सुनेंगे। आपके बाद हमारे मंच पर है प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप शर्मा जी हमारे मंच पर है क्या? मैं हूँ। हाँ, स्वागत है आपका प्रदीप कुमार शर्मा जी, आपका स्वागत है। आप पिछली गोष्ठी में आप हमारे अध्यक्षता कर रहे थे। आज आप एक रचनाकार के रूप में आमंत्रित हैं। आप लोक कथा के सशक्त हस्ताक्षर इसलिए मानता हूँ कि जब भी लोक कथा की कोई गोष्ठी होती है तो आपका बड़ा सटीक विश्लेषण होता है। तो हम पुनः कभी चाहें कि लोक कथा की गोष्ठी में भी आप इस तरह प्रस्तुत हों। आज आप एक लोक कथा लेकर उपस्थित हैं। जी, मेरी लघु कथा का शीर्षक है जोक। और मैं बतला दूं कि प्रदीप जी बहुत अच्छे उद्घोषक हैं। कई कैरेक्टरों में इनकी आवाज़ से ही आप पकड़ लीजिएगा कि कहाँ कहाँ अपनी प्रस्तुति दिए होंगे और इनकी बोलने का ढंग कितनी बेजोड़ है। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। जी, लघु कथा का शीर्षक है जोक। राहुल बस में साथ वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से परेशान हो चुका था। मंगेतर सोनाली को व्हाट्सएप पर कुछ संदेश भेज चुका था और जवाब भी आ रहे थे, लेकिन पास बैठा व्यक्ति लगातार उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सहसा राहुल ने मोबाइल की स्क्रीन को कुछ इस तरह पकड़ा कि उस पर लिखे संदेश कनखियों से देख रहे उस व्यक्ति को दिखाई दें। अब राहुल ने टाइप किया, सोनाली, एक जोक चिपकी हुई है, बहुत देर से खून पी रही है, उसे हटाकर मैसेज करता हूँ। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब प्रदीप जी। ये छोटी सी में आपने बहुत बड़ी बात कहा है हमारे अध्यक्ष महोदय। जी जी जी, बहुत अच्छी रचना। और प्रदीप शर्मा जी को तो मैं लगातार पढ़ता रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, उनकी प्रस्तुति भी बहुत बढ़िया। ये आज के सोशल मीडिया के युग में ये घटनाएं खूब होती हैं। तो इसमें सचमुच हमारे आसपास बहुत सारे जोक बिखरे पड़े हैं। इन जोकों को हटाने की जरूरत है, और हटे नहीं तो नमक छिड़क देना है उन पर ताकि उनका वजूद समाप्त हो जाए। धन्यवाद। ये लौकथा जो है ना जी, वो नमक छिड़क रही है। हाँ। और उसका अस्तित्व ही मिटाने का प्रयास कर रही है। बहुत अच्छी लौकथा, बहुत छोटी और बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी लोक कथा कल्पना भट्ट जी बोलना चाहेंगे क्या? एक लाइन, एक दो लाइन माइक खोलकर कल्पना जी आगे बढ़ाइए सर। अच्छा, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय अब बहुत ही कम है। सपना चंद्रा जी हमारे मंच पर उपस्थित है, बहुत ही सशक्त गजलकार, लघुकथाकार, लोककथा लेखिका। सपना चंद्रा जी से निवेदन है कि आप आइए और अपनी एक लोककथा का पाठ कीजिए। नमस्कार, मेरी लघु कथा का शीर्षक है दंश। ये तुमने क्या बनाया है और इसमें माँ क्यों नहीं है? अपने 12 वर्षीय बेटे राघव से सुनीता ने पूछा। ये मैंने अपना एक परिवार बनाया है जिसमें पापा, दीदी और मैं हूँ। आपको तो ये परिवार नहीं चाहिए ना? क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मम्मा, तो क्या ये हमारा परिवार हो सकता है? राघव के अचानक इस सवाल से सुनीता अंदर से घबरा गई थी। क्यों राघव, क्या मम्मा तुम्हें प्यार नहीं करती या तुम्हारी मांगे पूरी नहीं करती? ऐसी बात नहीं है मम्मा, पर बच्चे के लिए जितनी प्यारी माँ है उतने ही प्यारे पापा भी। मैं एक कंप्लीट फैमिली चाहता हूँ। ये संभव नहीं है बच्चे, हम आपसी सहमति से अलग हुए थे। आप पापा से बात करो ना, मुझे भी उनसे मिलकर ये बात कहनी है। तो क्या आप लोग मेरे लिए आपसी सहमति से साथ नहीं रह सकते? आखिर दीदी को भी तो आपका प्यार चाहिए। ये हम दोनों पर अन्याय नहीं है? आप दोनों के मनमुटाव का दंश हम दोनों को चुभ रहा है। सुनीता राघव की बातों से फिर एक बार अपने अतीत में खो गई। कैसे एक झटके में ही बिना किसी तर्क वितर्क के वे लोग अलग हो गए थे। वजह इतनी भी बड़ी नहीं थी जिसे सुलझाया न जा सकता, पर अहम का टकराव आड़े आ गया था। अपने सारे काम खत्म करके
बिस्तर पर जाते ही लेटे हुए राघव के चेहरे पर सुनीता की नजर गई। अंदर ही अंदर कितना तड़प रहा है ये, और मेरा कभी इस ओर ध्यान ही नहीं गया। राघव के बालों को सहलाते हुए उसने वादा किया, कल का सूरज हमारे जीवन में जरूर रोशनी लाएगा और हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सपना चंद्रा जी। विजय जी क्या कहना चाहेंगे? आज इस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं। बच्चे पढ़ लिख ले रहे हैं, जॉब ओरिएंटेड हो गए हैं, लेकिन जो विवाह नामक संस्था है, इस पर खतरे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बच्चे जब हो जाते हैं तो आपसी अहम के टकराव की वजह से अगर पति पत्नी अलग होते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान बच्चों को ही होता है, और बच्चे के माध्यम से जो पीड़ा है वो इन्होंने व्यक्त की है, और जिसका एहसास दोनों को हुआ है, और दोनों ने मिलकर फिर से सारी समस्याओं को, सारी उलझनों को, सारे मनमुटावों को दूर करने का प्रयास किया है, ताकि जो परिवार की अवधारणा है वो पूरी हो सके, परिवार अपूर्ण न रहे, परिवार संपूर्ण हो जाए। ये कोशिश है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। कल्पना जी कुछ बोलना चाहें तो बोल सकती हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। चलिए अच्छा, आप समय बचा रहे हैं। अब समय लगभग करीब आता जा रहा है। रचनाकार 4-5 बचे हैं, लेकिन हम शायद 1-2 को ही आमंत्रित कर पाएंगे। जैसा अध्यक्ष देंगे उस अनुमति के बाद मैं कार्यक्रम के समापन की ओर जाएंगे। हमारी अगली प्रस्तुति होगी, 2 रचनाकार हैं। एक है अनिल कुमार जैन जी, जो अक्सर हमारे मंच पर आते रहे हैं और बहुत बेहतर लिखते हैं। अनिल कुमार जैन जी से निवेदन है, और लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिएगा। एक निवेदन यह भी है कि जिन लोगों ने लोककथाओं का पाठ किया है वो अपनी एक तस्वीर इस कार्यक्रम के बाद हमारे अवसर साहित्य ग्रुप में अवश्य डाल दीजिएगा, ताकि हम उसका उपयोग कर सकें। अनिल कुमार जैन जी मंच पर हों तो कृपया आने का कष्ट कीजिएगा। उसके बाद हम ऋचा वर्मा जी को आमंत्रित करेंगे। जी, सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है जी। सभी को नमस्कार। मेरी लघु कथा का शीर्षक है अपनी अपनी तैयारी। रघु ने बड़े उत्साहित होते हुए कहा, माँ, मेरे दोस्तों के खाने पीने के लिए सब सामान मंगवा लेना आज ही। बड़े लाड से माँ ने उत्तर दिया, अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, मेरी पूरी तैयारी है। पकोड़े बनाने के लिए दाल मंगवा ली, गजक, तिल के लड्डू, मूंगफली, सब कुछ मंगवा लिए। माँ के चुप होते ही खाना बनाने वाली बाई कमला बोली, अरे छोटे साहब, कल के लिए आपकी तैयारी कैसी है? कमला आंटी, मेरे दोस्त जयपुर की मकर संक्रांति के लिए काफी उत्साहित है। पतंग उड़ाने घूमने आ रहे हैं। अच्छा माजा, पतंग और डांस करने के लिए लाउड स्पीकर का इंतजाम मैंने कर लिया। रघु की बात सुन माँ ने कमला के साथ आए उसके बेटे से कहा, अरे दीनू, तेरी कैसी तैयारी है? माँ की बात पूरी होती इससे पहले ही दीनू बड़े उत्साह से बोला, आंटी, हम पतंग उड़ाने नहीं आते, हम पतंग नहीं उड़ाते, बल्कि माजा पतंग उड़ते हैं, फिर बाद में उड़ाएंगे। अब की बार तो मैंने कांटों वाला झाड़ बांस के बांध रखा है, मैं कल खूब पतंग लूटूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी। विजय जी संक्षिप्त में। नहीं, इस बार कल्पना जी से आप, कल्पना जी का स्वागत है। जी, उनसे राय लीजिए। जी देखिए, मैं मतलब एक चीज इसके लिए कहना चाहूंगी, ये जो अपने जो त्योहार हैं, इन पे लिखना तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ रचनाओं में फिर बात ऐसी हो कि मतलब दूर तक, क्योंकि अपनी जाती है चीजें, तो बात कुछ ठोस होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं तो वो सतह ही पे तैर के और निकल जाएगी ऐसी लघु कथाएं। तो प्रयास करें कि ऐसे विषयों से थोड़ा सा बचें, और लिखें तो फिर एकदम और थोड़ी सी गहराई से लिखें। जी सतही ना लिखें। बिल्कुल सही बात कल्पना भट्ट ने कहा है, और इस बात को हम लोग को ध्यान इसलिए रखना चाहिए
ताकि पाठक को यह न लगे कि हम एक ही चीज़ को, एक ही विषय को यदि पढ़ भी रहे हैं तो कुछ नए तरीके से पढ़ रहे हैं। आपने ठीक कहा, और निश्चित तौर पर लेखक को यह सुझाव अंदर से कुछ सोचने को और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करेगा। अब हम समापन की ओर है। मात्र 2 रचनाकारों को आमंत्रित करें, चूँकि कार्यक्रम हमारा 9:05 या 9:10 पे आरंभ हुआ था, तो हम अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहे हैं। मात्र 2 रचनाकारों को और हम आमंत्रित करेंगे, और लोग रचनाकारों से क्षमा याचना के साथ, क्योंकि हम बहुत कड़ाई से यह कार्यक्रम लोगों का सुझाव आया है कि 1 घंटा 5 मिनट से अधिक हम कार्यक्रम को ना ले जाए। तो हम ऋचा वर्मा को बुलाए, वो धन्यवाद ज्ञापन भी देगी, चूँकि वो प्रभारी भी हैं। तो उससे पहले हम आमंत्रित करेंगे इंदु उपाध्याय जी को। यदि मंच पर हो तो कृपया इंदु उपाध्याय जी आए और अपनी एक लघु कथा का पाठ करें। नहीं है क्या? जल्दी बोलिएगा। सर मैं भी जुड़ी हुई हूँ। हाँ। मैं जुड़ी हुई हूँ क्या? डॉक्टर मीना परिहार। आप बाद में आई थी, इसलिए हम को खेद है, आप शुरू से ही पिछली बार जुड़े आ हुए हैं, चुके हम हैं। शुरू से ही जुड़े हुए हैं। चलिए आप ही पढ़ दीजिए, आज वो नहीं आई हैं। आप स्वागत, जल्दी पढ़िए, लेकिन लघु कथा पढ़ेगा, लघु कहानी नहीं, लघु हाँ। कथा। स्वागत है। आप मीना सभी कुमारी महानुभाव परिहार जी का आपके सामने लघु कथा प्रस्तुत कर रही हैं। सभी महानुभाव का अभिनंदन करती हूँ। और मैं डॉक्टर मीना परिहार, पटना बिहार, और रखती हूँ एक लघु कथा आपके समक्ष। शीर्षक हमने रखा है जहाँ से मैं आना। आज सुबह से ही घर में मानो खुशियां बरस रही थी। निर्मला के पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। पति और बच्चे भी उनको खुश देखकर बोले, वाह बढ़िया नाश्ता, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ, मजे ही मजे हैं, खाए जाओ, मम्मी के गुण गाए जाओ। अरे भाग्यवान, बात क्या है मुझे भी तो बताओ। नहीं जी, मैं सरप्राइज रखी हूँ। अच्छा मत बताओ, कोई बात नहीं। निर्मला सरल और सहज स्वभाव की थी। अभी 2 वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुई थी। साहित्य की ओर उनका रुझान काफी बढ़ चुका था। उन्होंने अपने साहित्यिक मित्र से पुस्तक कविता संग्रह प्रकाशित करने की इच्छा जाहिर की। मित्र ने फोन नंबर दिया। निर्मला ने प्रकाशक से बात कर पुस्तक भेजने का आग्रह किया, क्योंकि उसी दिन लोकार्पण समारोह का आयोजन होने वाला था। देखते ही देखते शाम हो चुकी थी और प्रकाशक ने पुस्तक अभी तक नहीं भेजा था। तो निर्मला फोन लगातार लगाती रही और फोन स्विच ऑफ बता रहा था। निर्मला को अब एहसास हो चुका था कि वो अब प्रकाशक के झांसे में आ गई। धन्यवाद। जय हिंद। कल्पना भट्ट जी क्या सुझाव देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? कथा को मैं पढ़ना चाहूंगी, मतलब मैं भी उसको सही से समझ नहीं पाई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि उसको एक बार और पढूं। अच्छा नहीं, ओके मैं पढ़ती हूँ। आज सुबह से ही मानो घर में आप पटल पे डाल दीजिएगा, मैं वहाँ पढ़ के वहाँ पढ़ लेंगे, आपको फिर बाद में सुझाव देंगे। विजय जी कुछ बोलना चाहेंगे क्या? पटल पे, क्योंकि हाँ विजय जी कुछ बोलेंगे क्या? विजयानंद जी। थैंक यू। जी, मैं ये कहना चाहूंगा, आज जो प्रकाशक और लेखक के बीच का जो बीच की जो समस्या है, उसको इस लोक कथा के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया गया है। एक लेखक बड़ी मेहनत से किसी रचना का सृजन करता है, और सृजन इतना संवेदनशील कार्य होता है कि कोई चीज जब हमारे मन को छू जाती है तो भाषा का ज्ञानी न होते हुए भी वो व्यक्ति चाहता है कि मैं उसे शब्दों में आकार दे दूं। तो वो सृजन करता है, और सृजन करने के बाद वो चाहता है कि हमारी बात अन्य लोगों तक भी पहुंचे। जो मैं कहना चाहता हूं या जो मेरे ऊपर बीत रही है, जिसको हमने महसूस किया है, उसे हमारे आसपास के लोग ही महसूस करें। तो वो लिखता है और चाहता है कि उसे वो जगह मिले जो उसे मिलनी चाहिए थी। लेकिन व्यावसायिक प्रकाशन के इस युग में अच्छी रचनाएं भी न जाने कहाँ गुम हो जाती हैं, और जिनके पास पूंजी है, जो समर्थ है,
वो सब कुछ कर लेते हैं। तो एक सही रचनाकार अपनी सही संवेदना को सही जगह पर सही समय पर व्यक्त नहीं कर पाता है, तो जो उसकी पीड़ा होती है वो इनके रचना के माध्यम से व्यक्त हो रही है, जहां तक मैं ये समझ पाया हूँ। ये धन्यवाद। इनकी मूल आत्मा यही रही है। धन्यवाद बहुत विजयानंद जी, शुक्रिया आपका। आपने धन्यवाद। प्रतिक्रिया दिया। हमने बहुत ऋचा अच्छा वर्मा जी मंच पर हो हमारी तो लघु कृपया कथा की समीक्षा की। ऋचा वर्मा जी मंच पर आने का कष्ट करेंगी और वो प्रभारी रही है पूरे सप्ताह भर की, तो उनसे निवेदन है कि अपनी एक लोक कथा पाठ के साथ साथ धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकताएं पूरी करेंगी, लेकिन पहले वे अपनी एक लोक कथा का पाठ करें। ऋचा वर्मा जी, ये अंतिम लोक कथा लेखिका है आज के कार्यक्रम का। आप सबका अभिवादन करती हूँ और एक लघु कथा सुनाती हूँ। रोज डे। अरे रुको रुको, मैंने बाइक रोक। ऋचा जी एक मिनट ठहर जाइए, 1 मिनट। विजय जी अपना माइक को जैसा म्यूट कर लीजिए ताकि उनकी लोग कथा सुन सके ठीक से। विजयानंद जी माइक को म्यूट कर लीजिए। हाँ बस ठीक है, अब पढ़िए ऋचा जी। लघु कथा का शीर्षक है रोज डे। अरे रुको रुको, मैंने बाइक रोक। वो तुम्हारी कौन लगती है? 20 से 40 वय के लोगों के हुजूम और उनके आक्रामक रूप को देख गुलाबी ठंड के मौसम में भी सुबह को पसीना आ गया। उसने बाइक रोकी और दोनों बाइक से नीचे उतर गए। जी नहीं, हेलमेट उतारते हुए वह इतना ही कह पाया था। उनमें से एक की नजर गुलाब के फूल पर पड़ी जिसे संचिता ने अपनी चुटकियों में पकड़ा था। अरे अरे, इसके पास तो गुलाब का फूल है। उसने अजीब सी नजर से संचिता को घूरते हुए कहा। अभी नई नई नौकरी में आई सीधी सारी संचिता सहम सी गई। अच्छा, अंग्रेज से रोज भी मना रहा है, एक पड़ेगी पकड़ ठिकाने आ जाएगी, भागता है कि नहीं। एक घनी और बेतरतीब मूंछों वाले पहलवान जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने हड्डी की गाली देते हुए सुबह के कमीज के कॉलर को पकड़कर हड़काया। परिस्थितियों को भागते हुए सुबह ने वहां से अकेले भागना ही उचित समझा। संचिता अकेली रह गई। उसकी मुट्ठी में गुलाब का फूल चटपटा रहा था। वो फूल जो सुषमा आंटी ने आज सुबह उसे बहुत प्यार से दिया था। ऑटो वालों का हड़ताल था और बैंक जाना जरूरी था, इसलिए जब उसका सहकर्मी में बैंक जा रहा था तो वह भी बाइक की पिछली सीट पर बैठ गई थी और अब संचिता बैंक की ओर अनबर ही चल पड़ी। रास्ता लंबा था पर कोई और चारा भी तो नहीं था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा वर्मा जी। और यह अंतिम लोक कथा के बाद हम चाहेंगे कि अध्यक्ष टिप्पणी संक्षिप्त में हमारे विजयानंद विजय जी देंगे। उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम ऋचा वर्मा को आमंत्रित करेंगे। विजयानंद विजय जी माइक को खोल लीजिए। विजयानंद विजय जी आप माइक को खोल लीजिए। जी धन्यवाद। सभी सहभागी लोक कथाकारों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा समागम हुआ। रेणु गुप्ता जी, अनीता पांडा जी, निर्मल कुमार डे जी, प्रदीप शर्मा जी, सपना चंद्रा जी, अनिल कुमार जैन जी, मीना परिहार जी, इनमें से कई लोगों से तो मैं संकलनों के माध्यम से परिचित हूँ। और मीना परिहार जी से लगता है कि मेरी मुलाकात पटना में हुई है, लेके मजूसा में, मुझे याद आ रहा है जैसा। तो सभी अच्छा लिख रहे हैं और सभी की रचनाएं अच्छी हैं, मुझे अच्छी लगी। और मुझे जो प्रतिक्रिया देनी थी मैंने दी। मैं आलोचक तो नहीं हूँ, मुझे हर रचना में जो अच्छाई नजर आती है मैं उस पर प्रकाश डालता हूँ। आलोचना का काम करना बड़ा कठिन है। ऋचा वर्मा की लोक कथा भी आप सुने कि नहीं? जी, ऋचा वर्मा की लोक कथा कैसी लगी? हाँ, मैंने ऋचा वर्मा की भी रचना सुनी। और ये कंफ्यूजन जो है हमारे समाज में जो व्याप्त है, रोज को लेकर के, वैलेंटाइन डे को लेकर के, और जो रूढ़िवादिता हमारे समाज में फैली हुई है, उसको दूर करने के लिए ये रचना काफी सांकेतिक हो सकती है, प्रभावशाली हो सकती है। तो कुल मिलाकर आज का आयोजन हमारे संयोजक महोदय सिद्धेश्वर जी के माध्यम से बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत दिनों बाद जुड़ा हूँ इस कार्यक्रम से और समय सीमा का ध्यान रख करके इसको संचालित किया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार हमारी फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विजयानंद विजय जी। निश्चित तौर पर समय की बाध्यता हमको कुछ रचनाकारों से दूर कर देता है।
अभी बाद में कई रचनाकार लोग जुड़े, विजयानंद विजय जी, विजया कुमारी मौर्य जी हैं, राजप्रिया रानी है, और भी कई रचनाकार हैं। हम उन्हें अगली बार अवश्य सर मैं सुनेंगे। भी हूँ, आ, मैं भी हूँ सर, हाँ, कौन, क्या नाम है? इंदु उपाध्याय। हाँ, तो आपको हम बुलाए थे, आप नहीं आ पाए थे, हम क्षमा चाहेंगे। कुछ के अध्यक्ष उद्बोधन हो चुका है और कार्यक्रम भी हमारा समय हो चुका है। हम चाहेंगे कि आप समय पर आएँ, और जब बुलाए तो आप जरूर आए। आप नहीं आई थी तब हमको दूसरा सर बुलाना पड़ा। नेटवर्क साथ नहीं दे रहे थे, जी, बार जी। बार हम तो रिमूव हो जा रहे मैं अब कल्पना भर से चाहूँगा, मुख्य अतिथि आज के नहीं हैं, क्या आप आज के कार्यक्रम में 2 शब्द बोलिए, उसके बाद ऋचा वर्मा जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगी। कार्यक्रम अच्छा था, सबकी लघु कथाएं अच्छी थी। शुभकामनाएं मेरी मंच को। धन्यवाद। ऋचा वर्मा जी को से निवेदन है कि कृपया आए, चूँकि वो सप्ताह पर प्रभारी हमारी रही हैं। उनसे निवेदन है कि आप कृपया धन्यवाद ज्ञापन के साथ आज के हेलो फेसबुक लोक कथा सम्मेलन का समापन करें। ऋचा वर्मा जी। समय के अनुशासन के साथ इस कार्यक्रम का हम लोगों ने कराना शुरू किया है और इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है। और जब हमारे मंच पर कल्पना भट्ट मैम आएंगे तो लघुकथा की जाने मानी हस्ती है, और DN सर और सभी लोग भी DN सर तो हम लोग जुड़े हुए हैं। जो भी नए लोग आए हैं उनके आने से मन कंप्लीट हुआ है और हमें बहुत खुशी है, और सारी लघुकथाएं अच्छी थी, और मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि पूरा भविष्य में भी हम लोगों के बुलावे को ये लोग इस मंच को कराएंगे और इसकी शोभा बढ़ाएंगे। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साहित्यकारों का। 2 सूचना के साथ हम इस कार्यक्रम को समापन तो हो ही गया है। समापन के बाद मैं मैं 2-3 सूचना दे रहा हूँ। पहली बात कि कल से हमारा आरंभ हो जाएगा कविता सप्ताह। कविता सप्ताह में सोमवार से रविवार तक कि आप लोग कविताएं की सभी विधाओं की रचनाएं, आप 2 रचनाएं एक साथ में, 2 से अधिक नहीं, 2 कविताएं अपने फोटो के साथ हमारे पटल औसत साहित्य यात्रा में डालेंगे। और उसके बाद अध्यक्षता और मुख्य अतिथि के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। जो लोग पहले हमें संपर्क करेंगे उनको हम मुख्य अतिथि और अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित करेंगे। तीसरी बात कि जो भी आज लघु कथाओं का पाठ किया है वे अपनी तस्वीर अवश्य डाल देंगे हमारे पटल पर। अन्य जो विलम्ब से आए हैं उनसे निवेदन है कि अगली बार वे समय पर उपस्थित हो, सवेरे समय पर उपस्थित हो तो हम उन्हें भी आमंत्रित कर पाएंगे। एक और सूचना कि अब प्रत्येक सप्ताह में हम YouTube पर एक जो कार्यक्रम पहले हम चलाते थे, सिद्धेश्वर की डायरी, जिसके अंतर्गत आपको साहित्यिक पत्रिकाओं के बारे में जानकारी देते हैं, पुस्तकों के बारे में जानकारी देते हैं और भी कई भेंट वार्ता प्रस्तुत करते हैं। तो यह 30 मिनट का जो कार्यक्रम है YouTube पर प्रत्येक सोमवार को हम दिन में 12 बजे पोस्ट करेंगे। आप वहाँ देख सकते हैं, जब समय मिलेगा तब आप देख सकते हैं। हमें वहाँ पर आपको समय की बाध्यता नहीं देंगे। इसके साथ हम आज की सूचना यहीं पर सूचना देते हुए आज के कार्यक्रम के यहाँ समापन करते हैं। आपसे निवेदन करते हैं और भी किसी तरह का सुझाव परामर्श हो तो आप हमें दीजिएगा ताकि हम कार्यक्रम को आप बेहतर बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। सिद्धेश्वर का नमस्कार स्वीकार कीजिए। शुभ रात्रि। देखिए, समय की बाध्यता के कारण मैं अपनी लोक कथा भी नहीं पढ़ा। ये इसलिए नाराज नहीं होंगे जिनकी लोक कथा आज नहीं आ पाई, हम लोग अगली बार सुनेंगे। धन्यवाद।